नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 8th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हाट व्हेन एंड वेयर, कब कहाँ कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। पार्ट्स जो की स्टार्टिंग है वो है तारीखों से। ये तारीख क्या होती है? एक सनी देओल हीरो आप जानते हैं ना, उसकी फिल्म का फेवरेट डायलॉग है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वो तारीख याद रखनी क्यों ज़रूरी है? हर एक बच्चे को अपना बर्थडे याद रहता है, मम्मी पापा भाई बहन और ख़ासकर टीचर्स का बहुत याद रखते हैं। मेरा अपना भी बहुत से बच्चों पीछे मेरा बर्थडे गया तो तब कम से कम 100-200 से ज़्यादा मैसेज आए, तो बच्चे बहुत याद रखते हैं। तो कुछ ही तारीख हमें क्यों याद रहती है? कुछ लोग बोलते हैं कि ये तारीख याद रखना बहुत उबाऊ है, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत उबाऊ है, क्योंकि हिस्ट्री में तारीखें बहुत याद करनी पड़ती है, सन बहुत याद करने पड़ते हैं, कौन सा राजा कब पैदा हुआ, कौन सी लड़ाई लड़ी, कब राजा बना, कब उसकी डेथ हुई इत्यादि। रटते जाओ, क्या इतिहास है? यही इतिहास है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय से आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की बनी। मान ली कोई बनी तो याद रखना पड़ेगा कि बनी कब। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कभी सोचा आपने ट्रेन कब चली? वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दें, 1853 में हमारे देश में पहली रेलगाड़ी चली, मुंबई टू ठाणे के बीच महाराष्ट्र में। लेकिन बस में बैठते हैं तो बस किसी को नहीं पता है कि बस कब चली, कार कब चली, ट्रक कब बना, इस प्रकार से। लेकिन ज़्यादातर इतिहास इन्हीं चीज़ों का है कि कब कहाँ और कैसे बात हुई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ज़्यादातर ऐसी बातों को भूल जाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं कि मानो जो कुछ हमें सीख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले और आज में बहुत अंतर है। किसी भी चीज़ में देख लीजिएगा, यातायात के साधन हमने डिस्कस किए। पहले इंसान किस प्रकार से जाता था, पैदल यात्रा या घोड़ों पे या खच्चर पे या ऊँटों पे यात्रा किया करते थे। आजकल तो यातायात के बहुत से साधन हैं हमारे पास। चाय हम पीते हैं, कभी सोचा है कि चाय पहले इंडिया में नहीं हुआ करती थी? आपके दादा से पूछना, उन्होंने चाय देखी ही नहीं थी। दूध पिया करते थे, लस्सी पिया करते थे। लेकिन आज हम चाय पिए बगैर बेड से उठते नहीं। ब्रिटिश पीरियड में हमारे यहाँ चाय की शुरुआत हुई। पिक्चर देख लीजिएगा, आपकी बुक में है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेद कि जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया चित्र। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सौंपा था। तो भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया के नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वो उसे भारतीय संस्कृति रक्षा करने के लिए कह रहे हैं कि आग्रह कर। ये दिखाया गया, अंग्रेजों ने अपने तरीके से चित्र बनाए। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था कि हमने अपनी संस्कृति उनको सौंप दी कि आप ही हमारे रक्षक हैं, लेकिन नहीं, उनका शासन था तो उन्होंने अपने तरह से संविधान को लिखा, वही हम पढ़ रहे हैं। सुर्खियाँ अखबार हम पढ़ते हैं तो सवेरे सवेरे चाय के साथ सुर्खियाँ यानी कि हेडलाइंस जो होती हैं, अब कब कहाँ क्या होगा, इतने इस प्रकार से। एक और पिक्चर देखिए, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो आप टीवी पे देखते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट शायद आपने नहीं देखी होगी, लेकिन पिक्चर है 1922 की। लिप्टन चाय आजकल भी आती है, इसको विज्ञापन तैयार किया गया। इस ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग इस चाय को पीते हैं। घोड़े पर बैठा है एक अंग्रेज, इसको लगता है कि जो ये चाय पिएंगे इस प्रकार से शाही बनेंगे, शान शौकत होगी उनकी। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया गया है, और जो ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी उनको दी गई थी। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना होता है, जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी। आपको याद रहता है आपका बर्थडे वगैरह, स्कूल में आप पहली बार कब गए, नवोदय विद्यालय में पहली बार कब आए। बच्चे डिस्कस करते हैं क्लास में, सर हमारे वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्योंकि वो तारीख उनकी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण, वो याद रहती है उनको। तो ब्रिटिश पीरियड से संबंधित ये चैप्टर है। तो ब्रिटिश जो अधिकारी हैं, गवर्नर जनरल हैं, उनके नाम है कि पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का शासन यहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद दूसरे गवर्नर जनरल हैं, जैसे वायसराय
लॉर्ड माउंटबेटन तक बहुत से गवर्नर जनरल, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, एक्सेट्रा, कैनिंग, लीटन, रिपन, कर्जन, लॉर्ड इरविन आदि के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो अवधियाँ कैसे तय करते हैं? अवधि यानी कि पीरियड्स। हमारा जो इतिहास है उसको तकरीबन 3 भागों में बांटते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास, मिडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और नवीन इतिहास मॉडर्न। अंग्रेज़ों ने अपने तरीके से इसको बांटा। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी 1817 में, उनका नाम जेम्स मिल था। पुस्तक लिखी उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। उसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कुछ इतिहासकारों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसको नकार दिया कि ये अवधियाँ जो तय करने का तरीका है, इतिहास को जो बांटा है वो गलत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हिंदू पीरियड है कि उस समय सारे हिंदू ही थे। मुस्लिम पीरियड तो उन्होंने बांटा का ज़रूरी नहीं कि उस टाइम सारे मुस्लिम्स हों। और ब्रिटिश पीरियड के दौरान भी बहुत से राज्य ऐसे थे जो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अंदर साम्राज्य में शामिल नहीं किए थे और अभी भी स्वतंत्र थे। तो बहुत से इतिहासकारों ने इसको अस्वीकार किया। सही तरीका जो इतिहास को बांटने का है वो यही है कि एंशिएंट, मिडिवल एंड नवीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और नवीन यानी कि आधुनिक। एक और देखिए पिक्चर है आपकी बुक में, शरीफे का पौधा। 1870 का दशक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वास्तविक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इस नमूने के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। चलो शब्द आए यहाँ पे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद देखिए, उपनिवेशवाद क्या इंग्लिश में कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म बोलते हैं इसको। कि कहते क्या हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश, अमीर देश कह सकते हैं, पावरफुल कंट्री, किसी दूसरे देश पर या देश के किसी हिस्से पर वो अधिकार करता है और वहाँ पूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तरीके से उसका वर्चस्व रहता है, यानी कि वो बदलाव करता है, उसका शासन चलता है। इसको बोलते हैं उपनिवेशवाद या उपनिवेशिक। जैसे भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, उन्होंने 1600 में वो आए और फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंगाल के नवाब बने और धीरे धीरे 1856 तक लगभग पूरे भारत पर अधिकार किए। तो कॉलोनी इंडिया एक, भारत एक कॉलोनी था, भारत एक उपनिवेश था अंग्रेजों का। हम किस तरह जानते हैं कि पीछे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? तो इसके लिए इतिहास, यू कैन से एविडेंस क्या है हमारे। तो एविडेंस के रूप में सबसे पहला ये लिखा है यहाँ पे अभिलेख, प्रशासन अभिलेख। सरकार भी अपने विभिन्न प्रकार के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको तैयार कराती है और उनको प्रिजर्व यानी कि संभाल कर रखती है। और जहाँ पर ये अभिलेख वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह संभाल कर रखे जाते हैं, इनको अभिलेख कार्यालय या प्रशासनिक कार्यालय कहा जाता है। हमारे स्कूल में भी देख लीजिएगा, जब ऑफिस में आप जाते हैं बहुत सी अलमीराज हैं, तो हमने भी अपना रिकॉर्ड संभाल कर रखा है कि स्कूल कब बना, कब से पहले 40 बच्चे कौन से आए थे, हर तरह की जानकारी वहाँ पे उपलब्ध है। तो सरकारी रिकॉर्ड्स की जानकारी भी इस प्रकार से उपलब्ध है और अनेक प्रकार के अभिलेखागारों में ये सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाती है, हर प्रकार की जानकारी वहाँ पर मिलती है। अंग्रेज़ों को यह लगता था कि तमाम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने सभी सरकारी या शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके लिए अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए कि सभी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और सभी किसी समय 50 साल बाद, 100 साल बाद भी हम वो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा द्वारा भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को भी आज भी अभिलेखागारों में हम देख सकते हैं कि वो रखे गए हैं। एक लेख अभिलेखागार का पिक्चर देख सकते हैं आप, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 ईस्वी में। उपनिवेशवाद के दौरान जब हम गुलाम थे उस टाइम के, अब अंग्रेजों ने अभिलेखागार बनाने की शुरुआत की थी।
नेक्स्ट पॉइंट है सर्वेक्षण। सर्वे जिसको बोलते हैं, सर्वे कराना क्यों ज़रूरी है। जिस प्रकार से आपके गांव में या शहर में कई बार आते हैं ना, सर्वे पूछते हैं कितने मेंबर हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करते हैं, घर कच्चा है पक्का है, घर में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ये सारा इस प्रकार के सर्वे। सब सर्वे की शुरुआत अंग्रेज़ों ने भी की थी, बहुत पहले से सर्वे हो रहा है किसी न किसी विशेष टॉपिक पर। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। राजस्व सर्वेक्षण मीन्स गांव में जो आय के साधन क्या क्या हैं, किस प्रकार से टैक्स लिया जा सकता है, किन किन लोगों पर टैक्स लगाया जा सकता है, पेड़ पौधों की वैरायटी कौन कौन सी है, जीव जंतु कौन कौन सी, ये सभी, मिट्टी कितने प्रकार की है, कैसे मिट्टी है, कौन सी फसल उसमें उगाई जा सकती है, कौन सी फसल अच्छी होती है। 19वीं सदी में आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। अंग्रेजों ने जब सेंसस जिसको बोलते हैं, अभी भी 10 साल बाद होती है। पिछली जनगणना हमारे यहाँ 2011 में हुई, अब 2021 में होनी है नेक्स्ट ईयर। उसकी तैयारी अभी से शुरुआत की, उसकी तैयारी अभी से है। तो इनमें जानकारियों में वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवीय सर्वेक्षण आदि किया जाता है। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता चलता है। रिकॉर्ड इस तरह के भंडार से हमें बहुत सा पता चलता है कि किस प्रकार से नज़रअंदाज किया जा सकता है कि सारे सरकारी रिकॉर्ड्स, इसमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों की थी, बाद में वे किस चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। सरकारी रिकॉर्ड से सभी चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती है। सरकारी चीज़ों से केवल उन्हीं चीज़ों की जानकारी मिलती है जो सरकार जिससे संबंध रखते हैं, यानी कि आम लोगों के बारे में या सामाजिक जीवन के बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं मिलती। मान लीजिए पुलिस का रिकॉर्ड होगा तो पुलिस से संबंधित जानकारी मिलेगी, टैक्स वाला रिकॉर्ड होगा टैक्स से संबंधित जानकारी मिलेगी। लेकिन हर तरह की जानकारी किसी एक ऑफिस से मिलना संभव नहीं था, इसलिए अलग अलग ऑफिस के अलग अलग रिकॉर्ड रूम होते थे, बाद में उसको कंपाइल किया जाता था। लेकिन फिर भी आम लोगों के बारे में कोई किसी प्रकार का रिकॉर्ड किसी प्रकार के संग्रहालय से हमारे को नहीं मिलता है। हाँ, कोई किसी प्रकार जो यात्री वगैरह होते हैं बाहर से देश से आए या तो उनकी डायरियाँ या उनके पुस्तकें वगैरह होती हैं, उनसे आम लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारे को मिलती है। जैसे इसमें लिखा गया है, उनकी आत्मकथाएँ, स्थानीय बाजार में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तिकाएँ, छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न बहसें होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवि और उपन्यासकार और ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। धन्यवाद। इस पाठ में हमने अपने ऐतिहासिक के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सर्वेक्षण क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, अभिलेखागार क्या होते हैं, क्यों बनाए गए, औपनिवेशिक क्या होता है, हम अंग्रेजों को उपनिवेश कब बने, अवधियाँ कैसे तय करते हैं, इतिहास को किस प्रकार से बांटते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय